हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो हमने पढ़ा था, धातु और अधातु, पदार्थ, धातु और अधातु, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने ये चैप्टर समझा था, तो यहाँ कॉर्नर पे लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन। तो हमने पहले ही बात की थी पिछली वीडियो में कि जो भी धातु होते हैं उनको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो यहाँ पर धातु कौन सी है, बस वो देखना है हमने। तो यहाँ पर धातु जो है वो है जिंक। तो जिंक को पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आपने आंसर में यही लिखना है, क, जिंक। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर फिर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा करेक्ट है वो बताना है। क, सभी धातुएं तन्य होती हैं। ख, सभी अधातुएं तन्य होती हैं। ग, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। या घ, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो यहाँ पर तन्यता के गुण की बात हुई है। तन्यता यानी कि एक ऐसा गुण है जिसमें वस्तुओं को खींचकर उसको पतली तारों के रूप में बनाया जा सकता है। तो किसकी तारें बनती हैं? धातुओं की तारें बनती हैं। तो तन्यता धातुओं का गुण है। तो अब यहाँ पर धातु जो है 2 जगह लिखा है, क में भी लिखा है, ग में भी लिखा है। सभी धातुएं तन्य होती हैं या सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। तन्य तो धातु है, लेकिन सभी या सामान्यतः। सभी का मतलब है सारी की सारी धातु, और सामान्यता का मतलब है कुछ उसमें हो सकता है तन्य ना हो। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, ग। क्योंकि पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा एक धातु है जो थर्मामीटर में भी इस्तेमाल होता है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो उसकी तारें नहीं बन सकती। बाकी सभी धातु जो हैं वो तन्य होते हैं। तो सामान्यतः लिखना है, यहाँ सभी नहीं होते हैं। तो इसका आंसर ग, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें फर्स्ट है, फॉस्फोरस बहुत डैश अधातु है। तो फॉस्फोरस एक अधातु है, लेकिन कैसी अधातु है? तो बहुत सक्रिय अधातु है ये, अभिक्रियाशील भी लिख सकते हैं। तो बहुत सक्रिय है, बहुत अभिक्रियाशील है। ख है, धातुएं ऊष्मा और डैश की डैश होती हैं। तो धातुएं क्या होती हैं? ऊष्मा और किसकी? तो ऊष्मा और विद्युत की। और क्या होती हैं वो? सुचालक होती हैं, हमने बात की थी। तो यहाँ आ जाएगा सुचालक होती हैं। ग है, आयरन कॉपर की अपेक्षा डैश अभिक्रियाशील होता है। तो हमने कुछ धातुओं की अभिक्रियाशीलता के क्रम देखा था। उसमें हमने बात की थी कि जिंक जो है वो सबसे अभिक्रियाशील है, आयरन यानी कि लोहा जो है वो थोड़ा कम अभिक्रियाशील होता है, और कॉपर सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। तो यहाँ पर आयरन और कॉपर की बात की है, तो आयरन जो है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ अधिक आ जाएगा। घ है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर डैश गैस बनाती हैं। तो धातु जो है वो अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। तो कौन सी गैस बनती है अम्लों से अभिक्रिया करके? वो बनती है हाइड्रोजन गैस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, यदि कथन सही है तो टी, और यदि गलत है तो कोष्ठक में एफ लिखना है। तो टी मतलब ट्रू, सही के लिए, और गलत है तो एफ, फॉल्स लिखना है। इसमें फर्स्ट है, सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, ये फॉल्स है, गलत है। धातु करते हैं अम्लों से अभिक्रिया, अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। तो ये हमने पढ़ा ही था, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, वो हवा के साथ भी अभिक्रिया कर देती है। तो इसलिए ये ट्रू है, टी आएगा इसमें। ग, कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है। तो कॉपर जो हमने बात की थी कम अभिक्रियाशील है। तो कम अभिक्रियाशील जो होता है वो कभी विस्थापित कर ही नहीं सकता, जिंक तो ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो इसलिए ये गलत हो गया। तो यहाँ लिखेंगे आप फॉल्स। जो अधिक अभिक्रियाशील होता है वही कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर पाता है। घ है, कोयले को खींचकर तारें प्राप्त की जा सकती हैं। क्या कोयले को खींचकर तार बन सकती है? कोयले की तार हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये फॉल्स हो गया, एफ आएगा यहाँ। फिफ्थ क्वेश्चन है, नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है, इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर कीजिए। तो यहाँ कुछ गुण दिए हैं, ये टेबल है यहाँ पर, और उसमें गुणों के नाम के हिसाब से धातुओं और अधातुओं में अंतर करना है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि धातु और अधातुओं में अंतर बताओ, तब भी आप यही टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर पहले कॉलम में गुण, दूसरे में धातु और तीसरे में अधातु। इसमें फर्स्ट गुण दिया हुआ है दिखावट, और आगे बताना है दिखावट कैसी है धातु की और अधातु की।
तो दिखावट देखने में कैसे होते हैं वो, तो धातु चमकीले होते हैं, अधातु निष्प्रभ होते हैं। निष्प्रभ या मतलब जिसमें चमक नहीं होती, तो यहाँ लिख सकते हैं चमकीले नहीं होते, या निष्प्रभ लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं। दूसरा है कठोरता, तो धातु बहुत कठोर होते हैं, अधातु कम कठोर होते हैं या कोमल होते हैं। थर्ड है आघात वर्धनीयता, यानी कि पीट कर चादरें बनाने का गुण। तो धातुओं से चादर बन सकती है पीट कर, इसलिए इसमें लिखेंगे हम ये आघातवर्ध्य होते हैं, अधातु आघातवर्ध्य नहीं होते हैं। चौथा है तन्यता, खींचकर तार बनाने का गुण। तो तार बन सकती है धातु से, तो यहाँ लिखेंगे ये तन्य होते हैं, अधातुओं से नहीं हो सकता तो इसलिए लिखेंगे तन्य नहीं। फिफ्थ है ऊष्मा चालन, ऊष्मा के चालक हैं कि नहीं है, तो धातु होते हैं तो यहाँ लिखेंगे हम ऊष्मा के सुचालक, अधातु ऊष्मा के कुचालक। और विद्युत का भी सेम ऐसे ही होता है, धातु विद्युत के सुचालक और अधातु विद्युत के कुचालक। तो इस तरह से आपका इसका यह आंसर बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। तो यहाँ कारण बताना है। एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। तो खाने को पैक करने के लिए, लपेटने के लिए हम एल्यूमिनियम की फॉइल का, एल्यूमिनियम की पन्नी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों करते हैं, तो इसका आंसर एल्यूमिनियम आघातवर्ध्य धातु है। पहली बात तो धातु ही चाहिए, धातु से ही पतली शीट बनेगी, तो इस वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम की पतली शीट बनती है, उसमें हम खाना लपेट सकते हैं। तो वही लिखा हमने, एल्यूमिनियम आघातवर्ध्य धातु है, इसकी पतली पतली शीट बनाई जा सकती है। साथ ही एल्यूमिनियम संक्षारण रोधी भी है। संक्षारण यानी कि इसमें जंग, संक्षारण होता है जंग, रोधी मतलब नहीं लगता, तो इसमें जंग भी नहीं लगता है। इससे पन्नी में रखी खाद्य सामग्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। ये लास्ट लाइन जो है इसमें तो पूरा का पूरा क्वेश्चन में से लिखा है। तो दो बातें लिखी हमने कि एल्यूमिनियम आघातवर्ध्य है, पतली पतली शीटें बनाई जा सकती हैं इससे, और साथ में इसमें जंग नहीं लगता, संक्षारण रोधी है, इसलिए इसमें जो रखा होता है सामान, खाना, वो खराब नहीं होगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए हम एल्यूमिनियम की फॉइल का, एल्यूमिनियम की पन्नी का इस्तेमाल करते हैं। इसी का ख है निमज्जन छड़ें, इमर्शन रॉड धात्विक पदार्थों से निर्मित होती हैं। निमज्जन छड़ें या इमर्शन रॉड कहते हैं हम, जो पानी गर्म करने के लिए रॉड इस्तेमाल करते हैं हम। तो पानी गर्म करने के लिए जो रॉड होती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत से, बिजली से कनेक्ट करते हैं, और वो रॉड गर्म होती है, और वो बाल्टी में जब डुबोते हैं तो बाल्टी में रखा पानी भी गर्म हो जाता है। तो उसमें दो गुणों की जरूरत है, विद्युत का भी सुचालक होना चाहिए और ऊष्मा का भी। विद्युत का सुचालक होगा तभी उसमें करंट जाएगा, और ऊष्मा का भी होना चाहिए ताकि वो गर्म कर सके पानी को। तो इसलिए हम धातुओं से बनाएंगे, क्योंकि ये दो गुण धातुओं में होते हैं। तो यही आंसर इसका लिखेंगे। निमज्जन छड़ें या इमर्शन रॉड धात्विक पदार्थों से निर्मित होती हैं, क्योंकि धातु विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट है कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। तो कॉपर क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील है। तो वही लिखेंगे हम आंसर में कि हम जानते हैं कि केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु ही कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है। कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को विस्थापित करती है, लेकिन कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। ये लास्ट लाइन फिर क्वेश्चन में से ही है। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इनको मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों अत्यधिक सक्रिय धातुएं हैं। वायु में खुला रखने पर ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल उठते हैं, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो क्यों मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि ये बहुत अभिक्रियाशील है। इसको हवा में अगर खुला रखें तो हवा में जो ऑक्सीजन है उससे ये अभिक्रिया कर लेते हैं और हवा से ही जल जाते हैं। यहाँ तक कि इसको अगर पानी में डालें तो पानी में भी इसमें आग पकड़ लेते हैं। तो इसलिए सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि हवा और पानी के संपर्क में ना आए। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा कि धातु जो है वो अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, ये हम जानते हैं पहले से ही। तो वहीं से इसका आंसर बनेगा कि नींबू का अचार जो है उसमें अम्ल होता है। हमने बात की थी अम्ल जो है वो खट्टी पदार्थों में होता है, नींबू का अचार जो है उसमें भी अम्ल होगा, अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करेगा। तो एल्यूमिनियम जो है वो धातु है, एल्यूमिनियम के बर्तन में अगर अचार रखा होगा तो अचार में जो अम्ल है उसके साथ एल्यूमिनियम अभिक्रिया करेगा और उससे अचार को खराब कर देगा वो, और साथ ही बर्तन भी खराब हो जाएगा।
इसलिए हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में नहीं रख सकते। लास्ट लाइन फिर क्वेश्चन में से है, तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम 1 कॉलम 2, और आपने यहाँ पर मिलान करना है। कॉलम 1 में यहाँ पर कुछ पदार्थों के नाम दिए हैं, क्या क्या? गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, कार्बन, कॉपर और मरकरी। और कॉलम 2 जो है इसमें यहाँ पर उपयोग दिए हैं, कहाँ इनका इस्तेमाल होता है। पहला है थर्मामीटर, दूसरा बिजली के तार, खाद्य सामग्री लपेटना, आभूषण, मशीनें, ईंधन। तो मिलान करना है इसमें। अब कैसे मिलान करें? सबसे पहले गोल्ड, गोल्ड यानी कि सोना। तो सोने से क्या बनता है? आप जानते हैं आभूषण बनते हैं, गहने। तो ये आभूषण से मिला दिया आपने। दूसरा आयरन, लोहा, लोहे की मशीनें बनती हैं, तो ये मशीनों से मिला देना आपने। थर्ड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ये क्वेश्चन आया था, इसमें हम खाने पीने की चीज़ें लपेटते हैं, तो खाद्य सामग्री लपेटना आ गया यहाँ पर। कार्बन, कार्बन जो है जो कोयले में होता है, इसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। कार्बन कोयले में होता है, लकड़ी में होता है, पेट्रोल, डीजल, सभी भी जितने भी तरह के ईंधन है ये, इनमें कार्बन होता है, तो इसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। कॉपर, कॉपर से तांबा बोलते हैं इसको, बिजली के तार बनते हैं, तो ये बिजली के तार में आपने कर देना है। मरकरी यानी कि पारा, पारा जो है वो थर्मोमीटर में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से इसका मिलान करना है आपने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या होता है जब, क्या होता है? यहाँ फर्स्ट पार्ट है, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है। तो कॉपर की, तांबे की प्लेट ली, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो क्या होता है? लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि इसकी अभिक्रिया भी बताइए कैसे होती है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कॉपर प्लेट पर डालें तो क्या होता है? तो आंसर कि कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब है सल्फ्यूरिक अम्ल जो लिया वो हमने पानी में घोला है, पानी वहाँ पर ज़्यादा लिया और सल्फ्यूरिक अम्ल कम डाला है, तो मतलब बहुत उसमें जो है अम्लता उसकी काफ़ी कम होगी, उसमें अम्ल जो है वो उसकी पावर हम बोल सकते हैं उसकी कम होगी, तो इस वजह से वो अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। परंतु सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाए तो अभिक्रिया होती है। सांद्र का मतलब क्या हो गया कि पानी वहाँ पर थोड़ा कम रखा है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल ज़्यादा है, तो हम उसे बोलते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। उसको हम कॉपर प्लेट पर डालते हैं तो क्या होता है? कॉपर सल्फेट बनता है, और जिससे विलयन नीले रंग का हो जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो तांबे की प्लेट ली थी, उसमें आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बिल्कुल पानी जैसा होता है, रंगहीन। उसको जब प्लेट पर डालेंगे तो वो नीले रंग का हो जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट बनेगा, और साथ में बबल्स बनेंगे, बुलबुले निकलेंगे। कौन सी गैस बनेगी? वो हाइड्रोजन गैस। इसकी अभिक्रिया भी देनी है, तो अभिक्रिया इस तरह से देंगे, Cu यानी कि कॉपर, तांबा, प्लस H2SO4। H2SO4 है ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ब्रैकेट में लिखा है सांद्र, क्योंकि तनु से अभिक्रिया नहीं करता, सांद्र से करता है। तो क्या बना? कॉपर सल्फेट CuSO4 नीले रंग का, प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन, ये गैस निकलती है। तो इस तरह से ये अभिक्रिया होती है। इसका ख है, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है, आप जानते हैं। उसमें अगर लोहे की कील को डालें तो क्या होता है? तो यहाँ पर लोहा जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देगा, अलग कर देगा, और इससे क्या होगा कि वो जो नीले रंग का विलयन था कॉपर सल्फेट का, वो हरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा हरा? क्योंकि कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर दिया और उसकी जगह आयरन आ गया कॉपर में की जगह, तो कॉपर सल्फेट की जगह वहाँ पर बन जाता है आयरन सल्फेट। और साथ ही लोहे की कील पर कॉपर की भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, और तांबे की परत, तांबे का रंग भूरा सा होता है, तो वो लोहे की कील जो है उसके ऊपर ब्राउन कलर की वो परत चढ़ जाती है। इसकी अभिक्रिया इस तरह से लिखेंगे, Fe ये आयरन है, प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, तो ये लोहे की जो कील थी वहाँ से लोहा आया Fe, प्लस कॉपर सल्फेट का विलयन लिया था CuSO4, ये नीले रंग का था, बना क्या? तो बन गया हमारे पास FeSO4 आयरन सल्फेट, ये हरे रंग का होता है, प्लस Cu कॉपर अलग हो गया भूरे रंग का। तो ये जो कॉपर भूरे रंग का है, इसकी परत लोहे की कील पर चढ़ गई, और जो विलयन था वो नीले रंग का था, वो हरे रंग का हो जाएगा इससे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परख नली में इकट्ठा किया। लकड़ी का कोयला था जलता हुआ, वहां से जो गैस निकल रही थी उसको उसने एक परख नली में, टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा किया,
अब यहाँ क्वेश्चन है वह कैसे, गैस की प्रकृति को कैसे ज्ञात करेगी, गैस किस तरह की, अम्लीय है या क्षारीय है। और दूसरा, इस प्रक्रम में होने वाली सभी अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण भी लिखिए, समीकरण भी बताने अभिक्रिया कैसे होगी। तो गैस जो है वो कैसी प्रकृति की है, इसके लिए हमने किया था कि उसको पानी में घोलो और फिर देखो लिटमस पेपर से, तो वही करेंगे। वह गैस को पानी में घोलेगी, उसमें नीला लिटमस पत्र डालेगी जो कि लाल हो जाएगा। इस प्रकार उसे ज्ञात हो जाएगा कि गैस की प्रकृति अम्लीय है। तो हमने क्या किया, जो गैस बनी थी परख नली में ली थी उसने, सलोनी ने, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी में घुल गई वो गैस, और उसमें नीला लिटमस पेपर डालकर देखेंगे। तो नीला लिटमस पेपर वो लाल रंग का हो जाएगा, और जब भी लाल रंग हो जाए इसका मतलब है कि वो अम्ल बना है। तो इस तरह से वो गैस जो है वो अम्लीय प्रकृति की थी, ये पता चल जाएगा। अभिक्रिया क्या क्या हुई इसमें वो भी लिखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहली अभिक्रिया ये हुई कि कोयला जो था उसमें कार्बन था, कार्बन जल रहा था ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ जो गैस बन रही थी वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, C+O2 = CO2। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो लिया आपने उसको पानी में घोला, तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, H2O मतलब जल, पानी, और पानी में घोल कर क्या बना, H2CO3। ये क्या है, ये है कार्बनिक अम्ल। इस अम्ल की वजह से ये लिटमस पेपर लाल रंग का हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया है। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं। तो सोने के गहने दिए सुनार के पास पॉलिश करने के लिए, पॉलिश करके चमक तो गए लेकिन उनका भार कम हो गया। तो भार क्यों कम हुआ, तो इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, वो ये है कि आभूषणों को चमकाने के लिए पॉलिश नहीं करते, उन पर उनको अम्ल में डुबाया जाता है। अम्ल में डुबाने से क्या होता है कि उनकी ऊपर की जो परत है जिस पर वो मैल चढ़ा हुआ है, गंदी हो गई है, वो अम्ल में घुल जाती है। अम्ल में घुल गया ऊपर का सोना, इससे नीचे की जो चमकीली परत थी वो निकल आती है, उससे आभूषण वो चमक जाते हैं। लेकिन ऊपर से घुल गया सोना उसमें से कुछ, इसलिए उसके भार में कमी हो जाती है। तो यही हमने यहाँ पर लिखना है कि इसी कारण उसके भार में कमी आ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। थैंक यू। इनको आप नोट करें, और समझ में आए हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।